चैप्टर 31 मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तक आपने पढ़ा। युवान विद्या को देखकर कहता है बस इसलिए नहीं जीना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं। विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है तुम्हें पता है हमारे इंडिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे अनाथ हैं। इंडिया में आबादी का लगभग 4% अनाथ बच्चे हैं और पूरी दुनिया में 153 मिलियन। तो तुम्हारे हिसाब से तो सबको मर जाना चाहिए क्योंकि इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं हैं। हम बोलो मर जाना चाहिए ना सबको। तो चलो साथ में मरते हैं क्योंकि पेरेंट्स तो मेरे भी नहीं है मेरे साथ। चलो साथ में मरते हैं। अब आगे युवान विद्या को उठाते हुए कहता है चलो साथ में मरते हैं। विद्या ना में सिर हिलाते हुए युवान के सीने से लग जाती है और सिसकते हुए कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें ही आ रही थी इसलिए मैं खाई में कूदने जा रही थी। युवान विद्या को कसकर गले लगाते हुए कहता है विद्या तुम्हें पता है पूजा जब बहुत छोटी थी ना तभी उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, वो भी उसकी आंखों के सामने उनकी डेथ हो गई। विद्या नम आंखों से युवान को देखने लगती है तो युवान कहता है लेकिन अपने पेरेंट्स के जाने के बाद पूजा ने अपने डैड का सपना पूरा किया। तुम्हें पता है वो क्या कहती है, जब भी वो अपने किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करती है ना तो उसे ऐसा एहसास होता है मानो उसके पेरेंट्स उसके साथ हों और अभी ये देखकर उस पर पूजा प्राउड फील कर रहे हों। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान थोड़ा उदास होते हुए कहता है बिना पेरेंट्स के जीना बहुत मुश्किल होता है, पता है मुझे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन पेरेंट्स के जाने के बाद एक हम ही तो होते हैं जो उनके मरने के बाद भी उनकी यादों को उनके सपनों को जिंदा रखते हैं। अगर हम ही ऐसे मरने की कोशिश करेंगे तो हमारे पेरेंट्स के सपने हमसे जुड़ी जो ख्वाहिशें थी वो कौन पूरा करेगा, हम बोलो कौन पूरा करेगा? कोई नहीं, क्योंकि एक हम ही है जो अपने पेरेंट्स के मरने के बावजूद उनके वजूद को जिंदा रख सकते हैं, कामयाब होकर अपनी जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचकर जहां देखने की ख्वाहिश हर माँ बाप करते हैं। विद्या युवान के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते हो? युवान एक स्माइल के साथ कहता है मम। विद्या पूछती है क्यों? युवान अपने दिल वाली जगह पर इशारा करते हुए कहता है क्योंकि मेरे मॉम डैड यहाँ हैं और जो यहाँ होते हैं वो हमेशा साथ होते हैं और जो साथ होते हैं उन्हें मिस नहीं किया जाता है। विद्या युवान की बात सुनकर स्माइल करने लगती है तो युवान कहता है बस ऐसे ही स्माइल करते हुए अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से लड़ जाओ क्योंकि तुम्हारी हर लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहता है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? विद्या तुरंत कहती है माँ बाबा से। युवान कहता है तो बस उनके हर सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, देखना तुम्हारे मन में मौत का ख्याल कभी नहीं आएगा। अपने लिए ना सही अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए जियो, समझी? विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो आज के बाद से तुम कभी भी प्रॉब्लम से डर के मरने के बारे में नहीं सोचोगी। विद्या युवान के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहती है प्रॉमिस कभी भी किसी प्रॉब्लम से नहीं डरूंगी और मरने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। युवान विद्या के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है दैट्स लाइक माई बीवी। विद्या युवान के मुंह से बीवी सुनकर स्माइल करने लगती है। युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है तो विद्या भी युवान की बाहों में सुकून महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों अलग होते हैं तो विद्या की नज़र युवान की शर्टलेस बॉडी पर जाती है और वो खुद को देखकर कहती है युवान मेरी साड़ी। युवान तुरंत कहता है वो गीली हो गई थी तो मैंने बाहर बांध दी थी, वेट। युवान बाहर से विद्या की साड़ी लेकर आता है और देते हुए कहता है रेडी हो जाओ, यहाँ से निकलना भी है। विद्या हाँ में सिर हिला देती है तो युवान टेंट के बाहर चला जाता है और आसपास देखने लगता है। थोड़ी देर में विद्या भी अपनी साड़ी पहनकर बाहर आती है और युवान को उसका कोट और शर्ट देते हुए कहती है ये लो पहन लो। युवान अपनी शर्ट लेकर पहन लेता है और कोट विद्या को पहनाते हुए कहता है ठंडी हवाएं चल रही हैं, कल बुखार था तुम्हें इसलिए तुम इसे पहन लो वरना फिर से बुखार आ जाएगा। विद्या आसपास देखते हुए कहती है अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, आसपास तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। युवान लाइट पोल दिखाते हुए कहता है यहाँ लाइट पोल लगी है, जरूर ये एरिया फॉरेस्ट ऑफिसर के अंडर आती होगी और कल रात मुझे उस पेड़ में चादर मिली थी जिससे साफ जाहिर होता है आसपास ही कोई रहता भी है। विद्या युवान की बात सुनकर जल्दी से अंदर चली जाती है और टेंट से चादर लेकर आती है। युवान कहता है ये क्या है? विद्या कहती है अरे अभी तुमने ही तो कहा ना कि ये चादर आसपास से ही आई होगी तो हम उसे लौटा देंगे। विद्या की बात सुनकर युवान विद्या को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगता है। विद्या कहती है अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी चलो मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। युवान कहता है बोल तो ऐसी रही हो जैसे मेरी वजह से ही हम यहाँ फंसे हों। विद्या युवान की बाँह पकड़ते हुए कहती है अच्छा सॉरी ना,
सुना बाद में लेना, अभी जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। युवान अपने शूज उतारते हुए कहता है, इसे पहन लो वरना तुम्हारे पैरों में छाले आ जाएंगे, जिसे देखकर नानू फिर मुझे सुनाएंगे। विद्या चुपचाप युवान के शूज पहन लेती है और युवान के साथ साथ चलने लगती है। युवान पोल और चादर को देखकर कुछ अनुमान लगाते हुए कहता है, इस डायरेक्शन में चलते हैं। युवान और विद्या आसपास देखते हुए चलने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद युवान को एक फॉरेस्ट क्वार्टर नजर आता है तो युवान विद्या को लेकर वहां चला जाता है। युवान दूर बेल बजाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो युवान नॉक करते हुए कहता है, कोई है। युवान दूर को जोर जोर से खटखटाने लगता है तो सामने से एक आदमी दूर खोलते हुए कहता है, कौन आया है? शहर से जंगल में पोस्टिंग करवा ली ताकि सुकून से सो सकूं, लेकिन यहाँ भी कोई सुकून से सोने नहीं देता है। वो आदमी आधी खुली आंखों से ही उबासी लेते हुए बोल रहा था, जिसे देखकर युवान इरिटेट होते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है? वो आदमी अपनी एक आंख खोलकर युवान को देखते हुए कहता है, इतना लंबा चौड़ा आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं ही हूँ द फॉरेस्ट ऑफिसर, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? विद्या युवान के पीछे से आगे आते हुए कहती है, भैया आपकी चादर। वो आदमी खुश होते हुए कहता है, हाय मेरी प्यारी चादर वापस आ गई, थैंक यू बहन, ये चादर मैं पूरे 2 दिनों से ढूंढ रहा था, एक मनहूस आंधी ने इसे छत से उड़ा दिया था, हाय मेरी चादर। युवान और विद्या उस आदमी को ऐसे घूर रहे थे मानो वो कोई पागल हो। विद्या कहती है, भैया भैया। वो आदमी अपनी चादर के ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलो बहना। विद्या कहती है, वो क्या है ना, हम यहाँ जंगल में भटक गए हैं तो आप प्लीज़ हमें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता देंगे प्लीज़। वो आदमी कहता है, अरे बहना बस इतनी सी बात, मैं यूं गया और अपनी जीप की चाबी लेकर आया, लेकिन उससे पहले आप दोनों नाश्ता कर लो। विद्या को तो कब से भूख लगी थी, वो तुरंत हाँ कर देती है तो युवान विद्या को देखकर ना में सिर हिला देता है। वो आदमी विद्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, माई सेल्फ पवन कुमार, और आप? विद्या भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, विद्या। विद्या पवन से हाथ मिला पाती उससे पहले ही युवान पवन से हाथ मिलाते हुए कहता है, युवान रायचंद एंड माई वाइफ विद्या, युवान रायचंद। युवान पवन को घूरते हुए उसके हाथ को जोर से दबा रहा था, जिससे पवन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, हाँ समझ गया रायचंद साहब। विद्या कहती है, पवन भैया किचन कहाँ है? पवन आगे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आगे से दाई तरफ। विद्या किचन में पहुंचती है तो किचन का हाल देखकर कहती है, ये किचन आपने कितने सालों से यूज नहीं किया है? पवन रोनी सूरत बनाकर कहता है, सोचा था यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूंगा, इसलिए कभी खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी जब आईएएस नहीं बन पाया तो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। अब मेरी बुरी किस्मत, ना मैं आईएएस बन पाया और ना ही मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए जब से पोस्टिंग हुई है तब से किचन ऐसा ही है। विद्या उदास होते हुए कहती है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन अब मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, इसके लिए मुझे खुद पे तरस आ रहा है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। पवन और विद्या साथ में रोने लगते हैं तो युवान दोनों को डांटते हुए कहता है, स्टॉप इट। बच्चों की तरह तुम दोनों रोए जा रहे हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रोने से नहीं निकलता है। विद्या युवान की डांट सुनकर चुप हो जाती है। युवान पवन को घूरते हुए कहता है, और तुम जाकर अपनी जिप की चाबी लेकर आओ, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। पवन भी युवान की डांट सुनकर चला जाता है और अपनी जीप की चाबी ले आता है। युवान पवन के हाथ से चाबी छीन लेता है और विद्या को देखकर कहता है, चलो। युवान आगे बढ़ जाता है तो पवन धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, विद्या क्या ये हमेशा ही ऐसे एंग्री बर्ड की तरह गुस्से में लाल रहता है क्या? विद्या भोली सी सूरत बनाकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ भैया ये ऐसा ही है। पवन विद्या को देखकर कहता है, संभालती कैसे हो इसे? विद्या क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहती है, वो तो मुझे ही पता है कि मैं इसे युवान कैसे संभालती हूँ। युवान दोनों को घूरता है तो दोनों जबरदस्ती मुस्कुराते हुए युवान को देखने लगते हैं। ग्रिन। तीनों जीप के पास पहुंचते हैं तो युवान ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और विद्या उसके बगल वाली सीट में और पवन पीछे बैठ जाता है। पवन रास्ता बताने लगता है तो युवान जीप को चलाने लगता है। थोड़ी देर में युवान जीप को मेन रोड में लाकर रोक देता है तो पवन कहता है, अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक ट्रक गुजरेगी, आप दोनों उसमें चले जाना, वो आपको सिटी तक छोड़ आएगा। थोड़ी देर में ट्रक आती है तो पवन ट्रक ड्राइवर से बात करके युवान और विद्या को लिफ्ट दिला देता है। विद्या पवन को थैंक्स कहती है और ट्रक में पीछे चढ़ जाती है। युवान भी ट्रक में चढ़ जाता है। पवन दोनों को बाय करता है। ट्रक बॉक्सेस से भरी हुई थी तो विद्या एक बॉक्स को साइड करके बैठ जाती है तो उसकी नज़र बॉक्स पर पड़ती है और विद्या बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो खुश होते हुए कहती है, युवान लुक
युवान अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वो बॉक्स में झांकता है तो वो मुंह बनाते हुए कहता है शुगरकेन। विद्या खुश होते हुए शुगरकेन गन्ना निकालते हुए कहती है हाँ देखो जा कितना फ्रेश है। युवान कहता फ्रेश है तो क्या हुआ। विद्या गन्ने को अपने दांत से काटते हुए कहती है हाँ वैसे भी गन्ना तो कितना अच्छा होता है, मीठा मीठा। युवान कहता है हम कैरी ऑन। विद्या गन्ने को अपने मुंह से हटाते हुए कहती है कैरी ऑन का क्या मतलब है, तुम नहीं खाओगे क्या। युवान ना में सिर हिलाते हुए कहती है नो थैंक्स, तुम्हें भूख लगी थी ना, शुगरकेन से अपनी भूख मिटा लो। विद्या युवान का हाथ पकड़ते हुए कहती है अरे ऐसे कैसे, मैं खा लूं, तुम भी खाओ ना, बहुत मीठा है। विद्या युवान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है लेकिन तभी ट्रक एक मोड़ से गुजरती है जिससे युवान विद्या पर ही गिर जाता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। स्माइलिंग फेस। चैप्टर 32 हमेशा तुम गिरती पड़ती क्यों रहती हो, अब तक आपने पढ़ा। विद्या गन्ने को अपने मुंह से हटाते हुए कहती है कैरी ऑन का क्या मतलब है, तुम नहीं खाओगे क्या। युवान ना में सिर हिलाते हुए कहती है नो थैंक्स, तुम्हें भूख लगी थी ना, शुगरकेन से अपनी भूख मिटा लो। विद्या युवान का हाथ पकड़ते हुए कहती है अरे ऐसे कैसे, मैं खा लूं, तुम भी खाओ ना, बहुत मीठा है। विद्या युवान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है लेकिन तभी ट्रक एक मोड़ से गुजरती है जिससे युवान विद्या पर ही गिर जाता है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे और दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। स्माइलिंग फेस। अब आगे। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक ट्रक रुक जाती है जिससे युवान विद्या से दूर हो जाता है और आसपास देखने लगता है। ट्रक ड्राइवर भी ट्रक से उतरकर पीछे युवान के पास आते हुए कहता है अब मुझे यहाँ से दूसरे रास्ते जाना होगा, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, सामने ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। युवान और विद्या ट्रक से उतर जाते हैं और फिर एक कैब लेकर दोनों होटल पहुँचते हैं। अमायरा विद्या को देखकर विद्या के गले लगकर सिसकते हुए कहती है आप कहाँ चली गई थी, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। विद्या अमायरा के आंसू पोंछते हुए कहती है अमू सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया ना, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी तुम्हें बिताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। अमायरा विद्या को देखकर पूछती है लेकिन आप चली कहाँ गई थी। विद्या बहाना बनाते हुए कहती है अम्मू ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। युवान दोनों को देखकर कहता है तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें पुणे के लिए भी निकलना है। तीनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर पुणे के लिए निकल जाते हैं। तीनों घर पहुंचते हैं तो युवान घर के बाहर से ही ऑफिस चला जाता है। अमायरा को घर पर वाराणसी में जो हुआ उन सबके बारे में बताने से मना कर दिया। विद्या और अमायरा घर के अंदर चले जाते हैं तो कुमुदिनी जी दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं और फिर तीनों ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात में जब युवान ऑफिस से घर आता है तो अपने रूम में विद्या को ना देखकर वो विद्या को ढूंढते हुए बालकनी में चला जाता है। विद्या बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर गहरी सोच में डूबी थी। युवान विद्या को आवाज देता है लेकिन विद्या युवान की बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो युवान विद्या के पास बैठ जाता है और विद्या के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से हिलाते हुए कहता है विद्या। विद्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहती है हाँ क्या हुआ युवान, तुम कब आए। युवान विद्या को शांत करते हुए कहता है बस अभी अभी, तुम बताओ तुम किस सोच में डूबी थी। विद्या मुस्कुराते हुए कहती है तुमने कहा था ना कि मुझे अपने माँ बाबा का सपना पूरा करना चाहिए। युवान अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए कहता है हम तो क्या फैसला किया तुमने। विद्या खुश होते हुए कहती है जब तक हमारे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। युवान कहता है हम और कहाँ पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा है तुमने। विद्या कहती है वो पता नहीं। युवान विद्या को देखकर कहता है तुम्हें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम आगे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सको या फिर किसी कंपनी के साथ एसोसिएट कर सको। विद्या कहती है अब मैं ऐसा क्या करूं। युवान विद्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है अपनी कोई हॉबी या फिर प्रोफेशन के बारे में सोचो। विद्या मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है दिन भर सोचकर तो पार्ट टाइम जॉब करने का डिसाइड किया था, अब ऐसा कोई काम जिससे मैं आगे बिजनेस कर सकूं, इसे सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए। युवान कहता है ठीक है तो आराम से सोचो और जब डिसाइड कर लो तो बता देना। युवान फ्रेश होने के लिए चला जाता है और विद्या फिर से सोचने लगती है। यूं ही आज रात विद्या सोचते सोचते बालकनी के सोफे पर ही सो जाती है। अगली सुबह विद्या नहा धोकर तैयार होती है और सोचते हुए नीचे चली जाती है। युवान ऑफिस चला जाता है और अमायरा विद्या को अपने साथ ले जाती है अपने रूम में और दोनों मिलकर मूवी देखने लगते हैं। अमायरा मूवी के में आए एक फनी सीन को देखकर हंसने लगती है और गलती से सोफे पर रखे वाश को लात मार देती है।
वाश जमीन से टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे अमायरा बिल्कुल रोनी सी सूरत बनाते हुए कहती है, नहीं मेरा खूबसूरत सा वाश है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अमायरा उस टूटे हुए वाश के टुकड़े को लेकर रोने लगती है तो विद्या अमायरा को चुप कराते हुए कहती है, अम्मू इसे रो नहीं, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। अमायरा अपने रूम में जाकर ग्लू लाती है और वाश को चिपका देती है। फिर अमायरा के पास रखे कलश से उस वाश को पेंट भी कर देती है। वाश बिल्कुल नए जैसा लगने लगा था, जिसे देखकर अमायरा खुश होते हुए कहती है, वाओ फ्लश्ड भाभी, आपने तो इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, थैंक यू सो मच। विद्या भी वाश को सही करने के बाद खुशी से उछलते हुए कहती है, मिल गया। अमायरा विद्या को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, क्या मिल गया भाभी? विद्या अमायरा को देखकर कहती है, आइडिया। अमायरा को विद्या की बात समझ नहीं आती है, लेकिन विद्या को इतना खुश देखकर अमायरा आगे कुछ नहीं पूछती है। रात को जब युवान घर आता है तो विद्या चहकते हुए युवान को कहती है, युवान तुमने कहा था ना कि मैं कोई ऐसा काम ढूंढूं जिसे आगे चलकर मैं एज अ बिजनेस मॉडल रिप्रेजेंट कर सकूं, मैंने सोच लिया। युवान कहता है, और वो क्या है? विद्या चहकते हुए कहती है, आर्ट एंड क्राफ्ट। युवान कहता है, अच्छा, और इसे तुम लोगों तक पहुंचाओगी कैसे? वो सोचा है तुमने? विद्या तुरंत कहती है, नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज में फेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, अगर मैंने वहां पर अपना स्टॉल लगाया तो मुझे लोग जानेंगे भी और मैं अपना काम भी लोगों के बीच रहकर कर सकूंगी। युवान कुछ सोचते हुए कहता है, हम आइडिया तो अच्छा है। विद्या युवान को देखकर कहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन सब के लिए बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा और मैं डिजाइनिंग करूंगी कहाँ? युवान विद्या को देखकर कहता है, डोंट वरी, टेरेस पर एक रूम है, मैं उसे साफ करवा देता हूँ, तुम अपना काम वहीं पर करना। विद्या खुश हो जाती है और जिन भी चीज़ों की उसे ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाने लगती है। अगले दिन सारा सामान आ जाता है और विद्या अमायरा के साथ मिलकर सबसे पहले पूरे रूम को फेरी लाइट से डेकोरेट करती है, फिर अपने सारे सामानों को सलीके से सजा देती है। इन्हीं सब कामों में आज का दिन बीत जाता है और थकान की वजह से विद्या आज युवान के आने से पहले ही सो जाती है। जब युवान घर आता है तब तक विद्या सो चुकी थी, तो युवान विद्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वो भी सो जाता है। अब ये हर दिन का हो गया था, युवान के आने से पहले ही विद्या सो जाया करती थी। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और इन बीते दिनों में युवान और विद्या ने एक दूसरे से एक दिन भी बात नहीं की थी। आज संडे का दिन था और विद्या टेरेस पर रूम में अपना काम कर रही थी। आज युवान विद्या से बात करने के लिए ऊपर जाता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। युवान को देखकर विद्या कहती है, कैसा लगा? युवान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छा खासा डेकोरेशन किया है तुमने। विद्या कहती है, हाँ, अम्मू ने ही सजेस्ट किया था कि थोड़ा डेकोरेट करते हैं। युवान विद्या के बनाए गए सारे मिरर आर्ट और पॉट डिज़ाइन को बड़े ध्यान से देख रहा था। विद्या भी युवान को अपने बनाए गए आर्ट के बारे में बता रही थी। तभी वो दोनों खिड़की के पास पहुंचते हैं जहां से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और खिड़की में लगा कर्टेन हवा की वजह से लहरा रहा था। विद्या कर्टेन को हटाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो कर्टेन में ही उलझ जाती है, जिसे देखकर युवान उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और वो विद्या को कर्टेन से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी कर्टेन स्टैंड से बाहर निकल जाता है और विद्या लड़खड़ा के जमीन पर गिरने लगती है तो वो युवान का शर्ट कसके पकड़ लेती है। लेकिन आज शायद विद्या का दिन कुछ ज्यादा ही खराब था, इसलिए युवान के शर्ट का बटन टूटकर विद्या के हाथ में आ जाता है और वो जमीन में गिर जाती है, साथ ही युवान को अपने ऊपर खींच लेती है। अब हाल ये था कि विद्या कर्टेन पर्दे पर लिपटी हुई थी और उसके ऊपर युवान था। व्हाइट कलर के कर्टेन की वजह से दोनों एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे और विद्या को अपने चेहरे पर युवान की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन युवान जल्दी से विद्या से दूर हो जाता है और वो विद्या को खड़ा करके डांटते हुए कहता है, हमेशा तुम गिरती पड़ती क्यों रहती हो? विद्या कर्टेन से निकलकर कहती है, मैं कौन सा जानबूझकर गिरती हूँ? युवान विद्या को घूरता है और रूम से निकल जाता है। विद्या अपने हाथ में देखती है युवान के शर्ट का बटन देखकर विद्या कहती है, पता नहीं हर बार सारी बेवकूफ़ों वाली हरकतें मुझे इसी के सामने क्यों करनी होती हैं। अब विद्या अपना सिर झटकती है और काम पर लग जाती है। आज का दिन भी यूं ही बीत जाता है और अगले दिन से फिर युवान और विद्या अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और ऐसे ही 3 वीक बीत जाते हैं और कॉलेज में फेस्ट स्टार्ट हो जाता है। विद्या आज बहुत खुश थी। फाइन आर्ट उसने जो पिछले 1 महीने से मेहनत किया था उसका फल उसे मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। विद्या कॉलेज में अपने स्टॉल में सारा सामान सजाती है, लेकिन पहले दिन उसका एक भी आर्ट पीस कोई नहीं खरीदता है। विद्या रात में घर आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बालकनी में बैठकर रोने लगती है। युवान जब घर आता है तो उसके हाथों में खूबसूरत फूलों का बुके था। युवान अपने रूम में जाता है और सीधे बालकनी में चला जाता है, लेकिन विद्या को रोते हुए देखकर उसके हाथ से बुके नीचे गिर जाता है और वो विद्या के सामने बैठते हुए कहता है, विद्या रो क्यों रही हो?
विद्या युवान को देखकर उसके सीने से लगकर रोने लगती है और सिसकते हुए कहती है, मेरा एक भी आर्ट पीस किसी ने नहीं खरीदा, मेरी पूरे 1 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई। विद्या की बात सुनकर युवान विद्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, शस पहले तो तुम रोना बंद करो। विद्या रोते हुए हिचक भी रही थी तो युवान उसे पानी पिलाता है और रिलैक्स करने के बाद कहता है, विद्या अगर हम फेलियर का सामना नहीं करेंगे तो सक्सेस की खुशी कैसे महसूस होगी। विद्या युवान को सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो युवान कहता है, देखो अगर हम बिना गिरे आसमान तक पहुंच जाएंगे न तो हमें खुद पर घमंड होगा, लेकिन अगर हम गिरने के बाद उठकर खुद को संभाल कर फिर से कोशिश करेंगे और आसमान से नीचे भी रहेंगे ना तो हमें खुद पर प्राउड होगा। विद्या कहती है, हाँ तुम्हारे लिए तो ये कहना ईजी है ना, क्योंकि तुम द युवान रायचंद हो, रायचंद एम्पायर के वारिस। युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है युवान रायचंद बनना इजी था मेरे लिए? रायचंद कंपनी को संभालने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर इस पोजीशन पर बैठा हूँ। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुमने डिनर किया? विद्या ना में सिर हिलाती है तो युवान कहता है, चलो आज हम बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। विद्या कहती है, मेरा मूड नहीं है। युवान विद्या को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, लेकिन मेरा तो मूड है ना अपनी बीवी को बाहर ले जाने का। विद्या युवान के सीने से अपना चेहरा टिकाते हुए कहती है, थैंक्स। युवान विद्या की थैंक्स पर बस स्माइल करता है और उसी तरह विद्या को बाहों में उठाए हुए ही रूम से बाहर चला जाता है। युवान विद्या को कार के पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विद्या का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था, इसलिए वो अपना चेहरा विंडो पर टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी। युवान विद्या को एक नज़र देखता है और फिर कार ड्राइव करने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कल एक स्पेशल सरप्राइज आने वाला है, सोचो कौन आने वाला है। अब युवान की पास्ट लाइफ आप लोगों को पता चलने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 33 मिसेज विद्या यादविक राजपूत। अब तक आपने पढ़ा। युवान विद्या को कार के पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विद्या का मूड कुछ ज्यादा ही खराब था, इसलिए वो अपना चेहरा विंडो पर टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी। युवान विद्या को एक नज़र देखता है और फिर कार ड्राइव करने लगता है। अब आगे युवान अपनी कार को एक 7 स्टार होटल के सामने रोकता है तो विद्या युवान को देखकर कहती है, युवान तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए और मेरे बाल तो देखो कैसे उलझे हुए हैं। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, रिलैक्स, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें रेडी होने की भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। विद्या युवान के साथ अंदर चली जाती है। पूरा होटल लगभग खाली ही था, बस कुछ वेटर नजर आ रहे थे। युवान विद्या के साथ एक लग्जरीज रूम में जाता है जहां टेबल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। युवान वहां पहुंचता है तो पूरा मेन्यू टेबल पर सजा दिया जाता है। विद्या इतना सारा खाना देखकर कहती है, और भी कोई आने वाला है क्या? युवान ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तो बस हम दोनों ही हैं। विद्या युवान की बात सुनकर कहती है, अगर सिर्फ हम दोनों हैं तो फिर इतना सारा खाना लाने की क्या जरूरत थी? युवान विद्या को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरता है तो विद्या चुप हो जाती है और अपने प्लेट पर खाना डालने लगती है। दोनों चुपचाप अपना अपना डिनर करते हैं और फिर होटल से बाहर आ जाते हैं। तभी युवान को कुछ याद आता है और वो विद्या को कार की कीज देते हुए कहता है, ये लो, तुम जाकर कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। युवान होटल के अंदर चला जाता है तो विद्या कार की तरफ जा ही रही थी कि उसकी नज़र एक लड़क पर जाती है जो रोड के किनारे बैठा खाना खा रहा था। तभी वहां एक शराबी आता है और उस बच्चे के खाने को पैर से मसलते हुए आगे बढ़ जाता है और वो बच्चा बस देखता ही रह जाता है। विद्या को उस बच्चे को देखकर अभी होटल में जो वो खाना छोड़कर आई है उसकी याद आ जाती है और वो उस बच्चे को लेकर होटल में लेकर चली जाती है और युवान को सारी बात बता देती है। युवान होटल स्टाफ से बोलकर उस बच्चे को खाना दिलाता है, लेकिन वो बच्चा लेने से मना करते हुए कहता है, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खाना मैं खा रहा था उसे अपने मेहनत की कमाई से खा रहा था। विद्या कहती है, मेहनत की कमाई? तुम काम करते हो? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यहाँ सामने ही मैं बर्तन मांजता हूँ, वो होटल दिख रहा है आपको वहीं। वो लड़का विद्या को देखकर कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पेट खुद भर सकता हूँ। युवान उसे देखकर कहता है, एज क्या ही तुम्हारी? वो लड़का कहता है, 16 साल। युवान मैनेजर को बुलाकर कहता है, ये आज से यही काम करेगा। वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया साहब, बहुत कम लोग ही होते हैं जो काम देते हैं। युवान बस हम कहता है और विद्या का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। विद्या अभी भी उस लड़के को ही देख रही थी तो युवान कहता है, क्या हुआ? विद्या युवान को देखकर कहती है, वो लड़का इतनी कम उम्र में ही कितना खुददार है। युवान का ड्राइव करते हुए कहता है, हम। आगे ना विद्या कुछ कहती है और ना ही युवान।
काम में शांति छा जाती है और इसी तरह दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों फ्रेश होकर सो जाते हैं। अगली सुबह आज विद्या कॉलेज जाती है और पूरा दिन वेट करने के बाद एक लड़की उसकी स्टॉल पर आती है और वो विद्या से एक पॉट खरीदती है जिसकी प्राइस 500 रुपये थी। विद्या अपनी पहली कमाई से बहुत खुश थी। शाम को अमायरा आती है और विद्या को देखकर कहती है, भाभी कैसा रहा आपका आज का दिन। विद्या अपनी पहली कमाई दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरी पहली कमाई। अमायरा खुश होते हुए कहती है, फिर तो हमें पार्टी करनी चाहिए। विद्या अमायरा की बात सुनकर उदास होते हुए कहती है, पार्टी। अमायरा कहती है, हाँ आज मैं आपको पार्टी देती हूँ, जब मेरी जॉब लगेगी ना तब आप मुझे पार्टी देना। विद्या मान जाती है तो दोनों मॉल जाते हैं और अमायरा शॉपिंग करने लगती है। तभी विद्या की नज़र एक शॉप पर जाती है जहां थ्रेड एंड बटन लिखा हुआ था। विद्या को अचानक याद आता है कि उसने युवान की शर्ट का बटन तोड़ दिया था, इसलिए वो युवान के लिए बटन लेने चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक बटन पसंद आता है। विद्या उस बटन का प्राइस पूछती है तो शॉपकीपर कहता है 2000। विद्या बटन को देखकर कहती है, इतने छोटे से बटन का प्राइस 2000। शॉपकीपर विद्या को घूरता है तो विद्या कहती है, मुझे इसे कस्टमाइज करवाना है। शॉपकीपर कहता है, क्या करवाना है। विद्या बटन के बीचों बीच दिखाते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर वायर लिखवाना है। शॉपकीपर कहता है, डिज़ाइन बता दीजिए, 2 दिन में बन जाएगा। विद्या डिज़ाइन बनाती है और 500 रुपये एडवांस में देकर बाहर आ जाती है। अमायरा और विद्या साथ में लंच करते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। अमायरा अपनी सारी फ्रेंड्स को विद्या की शॉप के पास ले आती है तो वो सारी लड़कियां शॉप में रखी सारी पीसेस को देखने लगती है और सारी लड़कियां कुछ न कुछ खरीदती है, जिससे विद्या की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। अमायरा के दिमाग में कुछ आता है और वो विद्या के साथ सेल्फी क्लिक करती है और विद्या का शॉप नो विद एड्रेस अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहती है, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो यहाँ आ सकता है, मैं कल यहाँ जाने वाली हूँ। अमायरा के इस एक्शन का रिएक्शन तो कल ही पता चलने वाला था। फिलहाल आज विद्या बहुत खुश थी। रात को विद्या सारी बातें युवान को बताती है। युवान भी विद्या को खुश देखकर खुश था। अगले दिन विद्या की शॉप पर सबसे ज्यादा भीड़ थी क्योंकि अमायरा के फॉलोअर्स उससे मिलने हो आए थे। अमायरा सबसे मिल रही थी और फोटोज भी खींचवा रही थी। उसके सारे फॉलोअर्स कह रहे थे कि हमें आपकी टूटी फूटी हिंदी बहुत पसंद है। अमायरा उनको घूरते हुए कहती है, ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती। सब लोग हंसते हुए कहते हैं, तारीफ। अमायरा खुश होते हुए कहती है, फिर ठीक है। अमायरा की ट्रिक काम कर गई थी क्योंकि उसके फॉलोअर को विद्या की आर्ट पीस बहुत पसंद आ रही थी और सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। साथ ही बहुत से लोग ऑर्डर देकर भी गए थे। विद्या की पूरी शॉप खाली हो चुकी थी। बस एक दिन में विद्या खुशी खुशी आज अमायरा को पहले पार्टी देती है और फिर युवान का बटन भी खरीद लेती है। विद्या घर जाती है और आगे के कामों में लग जाती है और साथ ही पिछले बनाए गए मिरर आर्ट को अच्छे से पैक करती है कल के लिए। विद्या आज इतनी बिजी रहती है कि रात को भी वो काम करती रहती है और टेरेस वाले रूम में ही सो जाती है। युवान भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अगले दिन आज विद्या लास्ट टाइम कॉलेज फेस्ट में जाने वाली थी, इसलिए वो जल्दी ही चली जाती है। सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी, है तरफ शांति ही थी। तभी एकता आकर कॉलेज के सामने रुकती है और एक हैंडसम सा लड़का से बाहर आता है और वो तेजी से कॉलेज के अंदर चला जाता है और हर तरफ अपनी तीखी नज़रों को घुमाता है तो उसकी नज़रें एक खूबसूरत से मिरर पर अटक जाती हैं। वो लड़का भागते हुए जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये मिरर चाहिए, इसकी प्राइस क्या है। विद्या उस लड़के को देखकर कहती है, इसकी प्राइस 3000 रुपये है। वो लड़का विद्या को बिना पल के झपकाए ही देख रहा था, जिससे अनजान विद्या अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रही थी। तभी पीछे से ड्राइवर आता है और जल्दी से कहता है, यादविक सर लेट हो रहा है। यादविक होश में आता है और जल्दी से कहता है, मुझे ये मिरर पैक चाहिए, आप पैक कर देंगी प्लीज़। विद्या मिरर पैक करने लगती है तो यादविक अपना वॉलेट निकालता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ कार्ड है। यादविक अपना फ़ोन निकालता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। यादविक को परेशान देखकर विद्या पूछती है, कोई प्रॉब्लम है। यादविक जल्दी से कहता है, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, कार्ड है, आप ये कार्ड ले सकती है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना। विद्या एक पल के लिए सोचती है और कहती है, अगर पैसे नहीं है तो मिरर भी मत खरीदिए। यादविक विद्या को देखकर कहता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कोई यूनिक चीज़ उसके लिए लेकर नहीं गया तो वो मेरी जान ले लेगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, प्लीज़ 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 मुझे ये दे दो। यादविक की नज़र अपने हाथ के डायमंड बैंड पर जाती है तो यादविक अपना डायमंड बैंड विद्या को देते हुए कहता है, आप चाहो तो ये डायमंड बैंड ले लो, लेकिन प्लीज़ मुझे ये मिरर दे दो। विद्या को बेस्ट फ्रेंड से गौरव की याद आ जाती है और विद्या कहती है, ठीक है, ये लीजिए। यादविक जाने लगता है तो विद्या जल्दी से यादविक का बैंड वापस करते हुए कहती है, आपने दोस्त को कभी भी अकेले मत छोड़ना।
यादविक स्माइल करते हुए कहता है ऑटोग्राफ प्लीज। विद्या स्माइल करते हुए एक पेपर पर विद्या वाई रायचंद लिखकर दे देती है तो यादविक स्माइल करते हुए थैंक्स कहता है और चला जाता है। यादविक का में बैठता है और विद्या के नाम को देखकर कहता है मिसेस विद्या यादविक राजपूत। साउंड्स गुड स्माइल। यादविक की का तेजी से आगे बढ़ जाती है। यूं ही आज का दिन भी बीत जाता है और अगले दिन विद्या को जीतने ऑर्डर मिले थे वो उन सबको पार्सल करवाने जाती है। विद्या घर आती है तो देखती है कि ड्राइवर युवान का लंच बॉक्स लेकर जा रहा है। विद्या कुछ सोचती है और ड्राइवर को रोकते हुए कहती है अंकल मैं भी जाऊंगी। विद्या युवान के ऑफिस पहुंचती है और रिसेप्शन में जाकर कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से विनय आवाज लगाता भाभी जी आप यहाँ। विद्या नवीन को देखकर स्माइल करते हुए कहती है हाँ वो युवान के लिए टिफिन बॉक्स लाई हूँ उसका कैबिन कहाँ है। नवीन कहता है आप मेरे साथ आइए। विनय विद्या को युवान के कैबिन के बाहर छोड़ते हुए कहता है बॉस तो मीटिंग में है आप कहे तो मैं उन्हें बुला दूं। विद्या जल्दी से कहती है नहीं रहने दो जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगा। विद्या कैबिन के अंदर चली जाती है और टिफिन बॉक्स को टेबल पर रख देती है और पूरे कैबिन को देखने लगती है। पूरा कैबिन करीने से सजाया हुआ था और हर एक चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी बिल्कुल सलीके से। विद्या सब देखने के बाद सोफे पर आकर बैठ जाती है और युवान का इंतजार करने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद कैबिन का दूर खुलता है और तेजी से युवान अंदर आता है। युवान विद्या को देखकर कहता है तुम यहाँ। विद्या युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहती है हाँ वो टिफिन लाई थी। युवान स्माइल करता है और अपना कोट खोलकर चेयर पर रखकर हाथ धोने चला जाता है। युवान हाथ धोकर आता है तो विद्या युवान को लंच सर्व करती है और दोनों लंच करने लगते हैं। युवान लंच करने के बाद अपने नेक को स्ट्रेच करने लगता है तो विद्या कहती है क्या हुआ। युवान अपनी नेक पर हाथ रखते हुए कहता है लॉन्ग आवर तक एक ही पोजीशन पर बैठने की वजह से पेन हो रहा है। विद्या सोफे के एक किनारे पर खिसकते हुए कहती है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। युवान बिना एक भी पल गंवाए विद्या की गोद में अपना सिर रख देता है तो विद्या युवान के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगती है। युवान को तुरंत नींद आ जाती है लेकिन थोड़ी देर में वो उठ भी जाता है क्योंकि हमेशा की तरह उसका फ़ोन बजने लगा था। युवान अपना फ़ोन जल्दी से साइलेंट कर देता है तो उसकी नज़र विद्या पर जाती है जो सोफे पर अपना सिर टिकाकर आराम से सो रही थी। युवान धीरे से उठता है और विद्या को सही से सोफे पर लिटा देता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और विद्या की नींद युवान की बातों से खुलती है। विद्या देखती है युवान कॉल पर गुस्से से बात कर रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। युवान की नज़र जब विद्या पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और अपने गुस्से को शांत करने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि युवान विद्या के लिए धीरे धीरे कितना बदल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि युवान इतने गुस्से में था, ये जानने के लिए बने रहिए। चैप्टर 34 8 साल पहले शादी। अब तक आपने पढ़ा। विद्या देखती है युवान कॉल पर गुस्से से बात कर रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। युवान की नज़र जब विद्या पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और अपने गुस्से को शांत करने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि युवान विद्या के लिए धीरे धीरे कितना बदल रहा है। अब आगे। युवान कॉल कट कर देता है और विद्या को देखकर कहता है तुम फ्रेश हो जाओ, घर चलते हैं। विद्या जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और जब तक वो फ्रेश होकर आती है नवीन युवान से किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा था। युवान विद्या को देखकर विनय को इशारे से चुप रहने के लिए कहता है और फिर विद्या को देखकर कहता है विद्या तुम ऑफिस देखना चाहोगी। विद्या हाँ में सिर हिला देती है तो युवान किसी को कॉल करके बुलाता है और थोड़ी देर में ही वहाँ 2 एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। युवान दोनों को देखकर कहता है ये तुम्हारी लेडी बॉस है, पूरा ऑफिस दिखा दो इसे। पहले तो वो दोनों एम्प्लॉयज़ आंखें फाड़े युवान को देखते हैं, लेकिन अगले ही पल दोनों यस बॉस बोलकर विद्या को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विद्या जैसे ही बाहर जाती है दोनों एम्प्लॉयज़ चाहते हुए कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सीरियसली बॉस ने शादी कर ली है। विद्या दोनों को देखकर कहती है तुम दोनों ऐसे क्यों चौंक रहे हो। वो दोनों एम्प्लॉयज़ हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहते हैं सॉरी लेडी बॉस। विद्या उन दोनों को देखकर कहती है अरे प्लीज़ ऐसे फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना दोस्त ही मानो और बताओ ना कि युवान की शादी से तुम दोनों इतने सरप्राइज क्यों हो। मैं युवान को पक्का कुछ नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। दोनों एम्प्लॉयज़ पहले तो झिझकते हैं और बातों को टालकर विद्या को ऑफिस का टूर कराने लगते हैं, लेकिन विद्या के बिहेवियर को देखकर वो दोनों भी विद्या से घुल मिल जाते हैं। विद्या स्माइल करते हुए कहती है वैसे तुम दोनों ने मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम दोनों का। लड़का कहता है मेरा नाम चेतन है। लड़की कहती है और मेरा नाम आसी। विद्या कहती है अब तो बता दो ना क्या बात कर रहे थे तुम दोनों युवान के बारे में।
आसी धीरे से कहती है, आप बॉस को तो नहीं बताएंगी ना? विद्या अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, आई प्रॉमिस मैं नहीं बताऊंगी। आसी चेतन और विद्या को अपने कैबिन में ले जाती है और कैबिन के दूर को लॉक करके विद्या को अपनी चेयर पर बिठाती है और कहती है, आपको पता ही होगा ना कि युवांश की 8 साल पहले शादी हो चुकी थी। विद्या शॉक फ्लश्ड हो जाती है, लेकिन जल्दी ही वो कहती है, हम तो। चेतन कहता है, इसी बात को लेकर हमेशा ऑफिस में गॉसिप होती रहती है। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। युवांश ने आज तक कभी भी किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और अगर किसी लड़की ने सामने से युवांश को कभी भी अप्रोच करने की कोशिश की तो युवांश उसका करियर खत्म करने में एक पल नहीं लगाते थे। आसी विद्या को देखते हुए कहती है, मैं जब यहाँ आई थी तब युवांश तो ऐसे फीमेल स्टाफ से बात करते थे मानो अगर हमने एक गलती की तो जान ले लेंगे हमारी। चेतन कहता है, युवांश को लड़कियों से नफरत थी, इसलिए आपको देखकर हम चौंक गए। विद्या जल्दी से सवाल करते हुए कहती है, तो युवान की पहली वाइफ कहाँ है? तुम दोनों इस बारे में जानते हो क्या? चेतन और आसी जल्दी से कहते हैं, इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि वो शादी के 3 महीने बाद ही किसी और के साथ चली गई थी युवांश को छोड़कर। विद्या आगे भी बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन चेतन और आसी को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। चेतन कहता है, लेडी बॉस आप अगर नवीन से पूछेंगे तो वो आपको सारा सच बता सकते हैं, क्योंकि नवीन शुरू से युवांश के असिस्टेंट रहे हैं। विद्या दोनों को देखकर थैंक्स कहती है और फिर ऑफिस के हर एक कोने को देखने लगती है। आसी चहकते हुए पूरे फ्लो को बता देती है कि विद्या युवान की वाइफ है, तो कुछ चापलूस लोग तो विद्या का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और विद्या को माँ वो करके परेशान कर दिया था। लगभग 2 घंटे बाद आसी और चेतन चिल्लाते हुए कहते हैं, बॉस अपनी बीवी को बुला रहे हैं। विद्या का तो दम घुटने लगा था लोगों से घिरे होने की वजह से। विद्या को आसी पानी पिलाती है और ऑफिस के बाहर ले जाती है। युवान अपनी कार में बैठा हुआ विद्या का ही वेट कर रहा था। विद्या भी जाकर कार में बैठ जाती है और आसी और चेतन को बाय हैंड वेविंग बोलकर चली जाती है। युवान सीट में सिर टिकाकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। विद्या युवान को ऐसे परेशान देखकर पूछना चाह रही थी, लेकिन आज उसने आसी और चेतन से जो कुछ भी जाना है उससे वो खुद ही इतना परेशान थी कि वो भी खिड़की से बाहर देखने लगती है। दोनों घर पहुंचते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही आज की रात बीत जाती है। अगली सुबह आज से विद्या अपने लिए ऑनलाइन वर्क फ्रॉम जॉब ढूंढने लगती है। युवान भी सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाते हैं और विद्या को एक जॉब मिल ही जाती है। विद्या ये खबर सबसे पहले युवान को बताना चाहती थी, इसलिए वो बालकनी में यहाँ से वहाँ टहलते हुए युवान का इंतजार करने लगती है। रात का वक्त था और हर तरफ लाइट की रोशनी से गार्डन जगमगा रहा था। काफी रात हो चुकी थी और युवान का कोई अता पता नहीं था। विद्या टाइम देखती है, रात के 12 बज चुके थे। अब तो विद्या को युवान की फिक्र भी होने लगी थी। विद्या बालकनी में इधर से उधर टहलते हुए कहती है, गॉड जी इस हैवान को सही सलामत घर पहुंचा दो, पता नहीं इतनी देर क्यों कर रहा है ये। थोड़ी ही देर में युवान की कार मेंशन में एंटर करते हुए नजर आती है। विद्या खुश होते हुए युवान को देखने लगती है। कार से युवान बाहर आता है। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी व्हाइट शर्ट की शोल्डर खून से लथपथ थी। विद्या एक पल के लिए तो जम सी जाती है, लेकिन अगले ही पल वो रूम से दौड़ते हुए नीचे हॉल में चली जाती है, जहां उसे युवान घर के अंदर आते हुए नजर आता है। विद्या की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। और वो युवान के चेहरे को छूते हुए कहती है, युवान ये कैसे हो गया? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। विद्या से ठीक से बोला भी नहीं जाता है और वो रोने लगती है। युवान विद्या को चुप कराते हुए कहता है, विद्या शस कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस छोटी सी चोट आई है, ऐसे रो नहीं। विद्या सिसकते हुए कहती है, ये छोटी सी चोट लग रही है तुम्हें। युवान विद्या को चुप कराते हुए कहता है, धीरे, नानी माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी, रूम में चलकर बात करते हैं। युवान विद्या का हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है तो विद्या जल्दी से कहती है, कैसे चोट आई तुम्हें? और हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे? मैं अभी पूजा को कॉल करके बुलाती हूँ। युवान विद्या को रोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? टाइम देखो, रात के 1 बज रहे हैं, वो घर पर होगी अभी। विद्या युवान को बेड पर बिठाते हुए कहती है, तुम बैठो, मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। विद्या जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आती है और युवान के माथे पर बैंडेज लगा देती है, क्योंकि छोटी सी ही चोट आई थी युवान को। विद्या युवान को देखकर कहती है, अपनी शर्ट उतारो। युवान विद्या को देखकर कहता है, ज्यादा चोट नहीं आई है, रहने दो। युवान उठकर जाने लगता है तो विद्या युवान के सामने खड़ी हो जाती है और युवान की शर्ट के बटन खोलने लगती है। युवान उसे रोकने की कोशिश करता है तो विद्या एक झटके में युवान की शर्ट को उसके बॉडी से अलग कर देती है।
युवान के दाएं कंधे पर जख्म के निशान साफ नजर आ रहे थे, लेकिन ये जख्म किस चीज से हुए हैं वो पता नहीं चल रहा था। विद्या की आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो गुस्सा करते हुए कहती है, ये छोटी सी चोट है। वैसे तो मुझे कहते रहते हो कि मैं गिरती पड़ती रहती हूँ और तुम ख्याल नहीं रख सकते हो अपना। लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को देखकर स्माइल कर रहा था, जिससे विद्या को और चिढ़ हो रही थी। विद्या रोते हुए युवान के कंधे को कॉटन से साफ कर रही थी तो युवान कहता है, रो क्यों रही हो। विद्या सिसकते हुए कहती है, तुम्हारे जिस्म पर इतने चोट देखूंगी तो रोना तो आएगा ना, खुशी तो होगी नहीं मुझे। हन। युवान विद्या की बात सुनकर उसे देखने लगता है और विद्या रोते हुए युवान के कंधे पर पट्टी बांध देती है। युवान विद्या के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ऐसे रो नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सही सलामत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। विद्या युवान को कसकर गले लगाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लाउडली क्राइंग। विद्या की बात सुनकर युवान विद्या को अपनी बाहों को घेरे में लेते हुए कहता है, ना मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। बहुत देर तक युवान के सीने से लगकर रोने के बाद विद्या युवान से अलग होती है और युवान के लिए एक शर्ट लाकर पहना देती है। विद्या युवान के लिए डिनर लाती है और अपने हाथों से खिलाती है, फिर युवान को पेनकिलर देकर आराम से बेड पर लिटा देती है। विद्या को देखते हुए युवान सो जाता है तो विद्या भी सो जाती है। अगली सुबह विद्या के कहने पर युवान ऑफिस नहीं जाता है और जब सब लोग युवान की माथे पर बैंडेज देखते हैं तो पूछने लगते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। युवान बताता है कि वो वॉशरूम में फिसल गया था। कुमुदिनी जी और अमायरा तो युवान की बात मान लेते हैं, लेकिन रघबीर जी युवान को घूर रहे थे। कुमुदिनी जी अमायरा और विद्या के साथ बातें कर रही थी तो रघबीर जी युवान को इशारे से बाहर आने का इशारा करते हैं। युवान ना चाहते हुए भी बाहर चला जाता है। गार्डन में लगे चेयर पर रघबीर जी आराम से बैठे हुए थे। युवान भी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है तो रघबीर जी कहते हैं, तुम वॉशरूम में कब से ड्राइव करने लगे। युवान कहता है, मतलब। रघबीर जी युवान को घूरते हुए कहते हैं, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे कार से एक्सीडेंट होने की चोट और गिरने की चोट में अंतर पता है। युवान कहता है, बस छोटा सा एक्सीडेंट था। रघबीर जी कहते हैं, एक्सीडेंट छोटा हो या फिर बड़ा, उसके पीछे जिसका जो भी मकसद था, मुझे वो इंसान दोबारा दिखना नहीं चाहिए। युवान एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी, वो इंसान इस दुनिया में होगा तब ना दिखेगा। रघबीर जी भी स्माइल करते हुए कहता है, फिर ठीक है। अब दोनों ही अपनी अपनी कॉफी एंजॉय करने लगते हैं। यूं ही आज का दिन बीत जाता है और शाम को जब विद्या अपने डिजाइन्स बना रही थी तो युवान रूम में आता है और विद्या को काम करते हुए देखकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। विद्या अपना काम पूरा करने के बाद युवान को देखती और कहती है, युवान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युवान वैसे ही कहता है, हम बताओ। विद्या कहती है, वो मुझे जॉब मिल गई है। युवान खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ जॉब लगी है तुम्हारी। विद्या चाहते हुए कहती है, यादविक राजपूत इंटरप्राइजेज में। युवान चौंकते हुए कहता है, व्हाट फियरफुल फेस। यादविक राजपूत इंटरप्राइजेज में। विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है, तुम्हें वहाँ काम करने की क्या जरूरत है, तुम हमारी ही कंपनी में काम कर लो। विद्या मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, ताकि सब लोग मुझे माँ अम बोलकर जान ले लें। युवान विद्या को प्यार से समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहकर काम सीखना। विद्या युवान को अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरते हुए कहती है, तुम्हारे साथ रहकर मैं काम सीखूंगी। युवान हाँ में सिर हिलाता है तो विद्या तुरंत कहती है, नो वे, तुम्हारे ऑफिस में सब मुझे बॉस की वाइफ की नज़र से देखेंगे और कोई भी मुझे काम नहीं करने देगा, फिर मैं सीखूंगी कैसे। युवान विद्या को देखकर कहता है, लेकिन अगर उस यादविक ने तुम्हें परमानेंट रख लिया और जयपुर बुला लिया तो। विद्या युवान को देखकर कहती है, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, ओके। युवान विद्या को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो धीरे से कहता है, इस यादविक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को जॉब देने की। पाउटिंग। चैप्टर 35। युवान रायचंद, मैं विद्या को तुमसे छीन लूंगा, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। अब तक आपने पढ़ा। युवान विद्या को देखकर कहता है, लेकिन अगर उस यादविक ने तुम्हें परमानेंट रख लिया और जयपुर बुला लिया तो। विद्या युवान को देखकर कहती है, तब का तब देखेंगे, फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, ओके। युवान विद्या को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो धीरे से कहता है, इस यादविक को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को जॉब देने की। पाउटिंग। अब आगे युवान और विद्या अपने अपने काम में लग जाते हैं और जब वो दोनों अपना अपना काम पूरा कर लेते हैं तो डिनर करने नीचे चले जाते हैं। डिनर के टाइम पर विद्या सबको अपनी जॉब लगने की खबर बता देती है, लेकिन उसकी जॉब कहाँ लगी है ये नहीं बताती है और ना ही कोई पूछता है।
घर में सब लोग बहुत खुश थे और अमायरा तो इतनी खुश थी कि उसने केक ऑर्डर कर दिया। डिनर के बाद केक आया है और विद्या ने केक कट किया और सबको खिलाया। अमायरा कुछ फोटोज क्लिक करती है और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह, आज सुबह सुबह ही युवान विद्या के उठने से पहले ही घर से निकल जाता है। जब तक विद्या उठती है तब तक युवान जा चुका था, तो विद्या ज्यादा ना सोचते हुए फ्रेश होकर नीचे जाती है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। होटल ग्रे एंड व्हाइट, एक प्राइवेट रूम में युवान और यादविक आमने सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को अजीब नजरों से घूर रहे थे, मानो एक दूसरे को आंखों से ही जला डालेंगे। पाउटिंग। यादविक युवान को घूरते हुए कहता है, अब बोलोगे भी कि क्यों बुलाया है, या फिर हमारे हैंडसम से फेस को यूं ही निहारने का इरादा है। युवान यादविक की बात सुनकर यादविक का मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहता है, हैंडसम फेस टीयर्स ऑफ जॉय। यादविक को अपने हैंडसम से बहुत प्यार था और युवान का यूं उसके हैंडसम फेस का मजाक उड़ाते हुए देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। यादविक गुस्से से लाल आंखों से युवान को घूरते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं। युवान यादविक को घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को जॉब पर रखने की। यादविक एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, बीवी? लेकिन लावण्या तो कई साल पहले तुम्हें छोड़कर चली गई ना, तो ये बीवी कहाँ से आ गई हम। युवान यादविक को घूरता है तो यादविक युवान पर तंज कसते हुए कहता है, कहीं तुम लावण्या को भूलकर आगे तो नहीं बढ़ गए ना। लेकिन तुम तो लावण्या से प्यार करते थे ना, शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम लावण्या के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दोगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लावण्या इकलौता प्यार रहेगी तुम्हारा। अब क्या हुआ, उसके गए पूरे 8 साल भी नहीं हुए और तुमने दोबारा शादी कर ली। इसका मतलब तो यही है ना कि तुमने लावण्या से कभी प्यार किया ही नहीं था और शादी से पहले की तुम्हारे सारे कस्में और वादे झूठे थे। पाउटिंग। युवान भी गुस्से से लाल आंखों से यादविक को घूरते हुए कहता है, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला था। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और बदले में उससे बस साथ मांगा था। अरे मैंने तो उससे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। युवान आगे अपने दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी बहन को प्यार की भाषा समझ नहीं आई और सब कुछ छोड़कर चली गई। यादविक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो युवान को घूरते हुए कहता है, आज लावण्या अगर हमारे साथ नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युवान भी उसी टोन में कहता है, तुम्हारी माफी चाहिए भी नहीं मुझे, मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ, मेरी विद्या से दूर रहो। यादविक स्मर्क करते हुए कहता है, क्यों डर गए क्या, कहीं विद्या भी तुम्हें छोड़कर ना चली जाए, लावण्या की तरह। स्मर्क। युवान एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है, पहली बात कि युवान रायचंद कभी भी किसी से नहीं डरता और दूसरी बात, मेरी विद्या तुम्हारी बहन लावण्या की तरह नहीं है। लावण्या जो लोगों को धोखा दे और उनका दिल तोड़े, मेरी विद्या को रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से आता है। यादविक युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, फिर ठीक है, जब तुम्हें विद्या पर इतना भरोसा है ही तब तुमसे विद्या को छीनने में बड़ा मजा आएगा। युवान और विद्या तुम दोनों को अलग करके रहूंगा। युवान एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहता है, विद्या मुझसे दूर हो सकती है लेकिन अलग वो कभी नहीं हो सकती है। अपनी जितनी भी ताकत लगानी है लगाकर देख लो, तुम विद्या को मुझसे दूर कभी नहीं कर पाओगे। यादविक कहता है, बस 2 महीने और विद्या तुम्हें छोड़कर खुद जयपुर आएगी, ये मेरा वादा है तुमसे। युवान भी फुल एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम विद्या को जयपुर तो बुला सकते हो लेकिन उसकी सोच, वो बस मुझ तक रहेगी। तुम विद्या को मुझसे कितना भी दूर कर दो, वो लौटकर मेरे पास ही आएगी। यादविक गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं विद्या को तुमसे छीन लूंगा, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ मुझे। युवान यादविक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, कोशिश करके देख लो। यादविक गुस्से से लाल आंखों से युवान को घूरता है और तमतमाते हुए होटल रूम से निकल जाता है। होटल रूम में युवान का चेहरा डार्क हो जाता है और वो गहरी सोच में गुम हो जाता है। थोड़ी देर में युवान भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और काफी रात गए युवान घर जाता है। युवान अपना कोट अपने हाथ में लिए किसी सोच में डूबे हुए ही चल रहा था और वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आती है, युवान पीछे पलटता है तो देखता है कि विद्या अपने दोनों हाथों में चिप्स के पैकेट्स लेकर खड़ी है और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए युवान को कुछ इशारा कर रही थी। युवान बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर विद्या को अपने सीने से लगा लेता है। विद्या की तो आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी मानो उसकी आंखें बाहर ही आ जाएगी। युवान बस सुबह से लेकर अभी तक की सारी परेशानी और थकान भूलकर विद्या को अपनी बाहों में लिए सुकून महसूस कर रहा था। तभी एक क्लिक की आवाज से युवान अपने सुकून वाली दुनिया से बाहर आता है और बाईं ओर देखता है जहां पूरा खानदान बैठा हुआ था और सब लोग युवान और विद्या को ही देख रहे थे। फ्लश्ड। युवान बिना एक भी पल गंवाए तुरंत विद्या से अलग होता है और कहता है, यश तू कब आया?
यश बड़ी सी शरारती मुस्कान लिए कहता है, तभी जब तू अपनी प्यारी बीवी के ख्यालों में गुम था। यश की बात सुनकर युवान झेप जाता है और विद्या शर्म से लाल चेहरे को लेकर दौड़कर किचन में चली जाती है। वहां बैठे कुमुदिनी जी, रघुबीर जी, यश के मॉम डैड, पूजा के नानू नानी, यश, अमायरा सब हंसने लगते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। युवान इस ऑकवर्ड मोमेंट से निकलने के लिए कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यश सबके बीच से निकलकर युवान के पास जाकर कहता है। यश युवान को परेशान करने के लिए कहता है, अकेले जा रहा है, विद्या को भेजूं क्या हेल्प करने के लिए? विंकिंग फेस। युवान यश को घूरते हुए कहता है, नहीं तू साथ चल, तुझे बहुत कुछ सिखाना जो है, चल। पाउटिंग। युवान के चेहरे को देखकर यश जल्दी से कहता है, नहीं नहीं तू जा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। युवान यश को घूरते हुए वहां से चला जाता है। विद्या किचन में अपना फेस ठंडे पानी से धोती है और टॉवल से पोंछते हुए कहती है, ये हैवान भी ना आगे पीछे कहीं नहीं देखता है, बस अपनी मन की करता है। क्या जरूरत थी सबके सामने यूं गले लगाने की? घर के बड़े बैठे थे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मुझे कोई शर्म ही नहीं है। विद्या अब मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, हैवान खुद तो बेशर्म है और आज उसने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया। अब मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? खुद तो बेशर्मों की तरह सबके सामने बैठ जाएगा और मैं आहा ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। गॉड जी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? विद्या कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं होता नहीं है, वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब करता है, हंसमुख हैवान कहीं का। विद्या आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए किचन में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी, तभी अमायरा वहाँ आ जाती है और विद्या को अपने कंधे से थोड़ा हिट करते हुए कहती है, क्या बात है भाभी, लगता है आज भाई ने आपको बहुत मिस किया, इसलिए तो आते ही हक कर लिया। इन खानदान वालों की वजह से ना आपकी किस अधूरी रह गई, वरना किस भी पूरी हो ही जाती है। अमायरा अपनी आई विंकिंग फेस करते हुए कहती है ना विंकिंग फेस। विद्या तो अमायरा की बात सुनकर ही बुरी तरह से शर्मा गई थी और किस, वो भी सबके सामने, ये सोचकर तो विद्या शर्म से पानी पानी हो गई थी। अमायरा विद्या को छेड़ रही थी तो विद्या अपना चेहरा अपने हाथों से छूती है जो बिल्कुल गर्म हो गया था। अमायरा विद्या को परेशान कर ही रही थी कि पीछे से कुमुदिनी जी आती हैं और अमायरा की कान पकड़ते हुए कहती है, क्यों परेशान कर रही हो मेरी विद्या को? अमायरा अपना कान छुड़ाते हुए कहती है, सॉरी नानी माँ, प्लीज कान छोड़ दो। कुमुदिनी जी अमायरा का कान छोड़ देती है तो अमायरा विद्या को देखकर फ्लाइंग किस, थ्रोइंग किसेस करती है और आई विंकिंग फेस करके दौड़ते हुए बाहर चली जाती है। विद्या तो बस आंखें फाड़े फ्लश्ड, मुंह खोले फेयरफुल, अमायरा को ही देखती रह जाती है। कुमुदिनी जी कहती है, ये नहीं सुधरेगी। विद्या कुमुदिनी जी से नजरें भी नहीं मिला रही थी तो कुमुदिनी जी विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहती है, बेटा आप शर्मिंदगी महसूस मत करो, युवान तुम्हारा हस्बैंड है और बाकी सब तो बस तुम्हें छेड़ रहे थे, किसी की बातों को दिल पर मत लेना, और युवान ने बस आपको हक किया है, इसमें आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम कुमुदिनी जी के समझाने पर हमारी विद्या को थोड़ी सी अकल आती है और वो सबके लिए चाय लेकर जाती है और युवान के लिए कॉफी लेकर जाती है। सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, विद्या सबको चाय देती है और युवान जो सिंगल सीटर सोफे पर बैठा हुआ था, विद्या युवान को कॉफी का मग देती है तो युवान विद्या से कॉफी मग ले लेता है और कॉफी का एक सिप लेते ही युवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है, जिसे देखकर विद्या के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। इसी तरह सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर में पूजा भी घर में आ जाती है और अपने नानू नानी को देखकर वो बहुत खुश होती है। पूजा अपने नानू नानी से मिलती है और फिर यश के मॉम डैड के पैर छूती है तो यश की मॉम याशिका रघुवंशी जी कहती है, हमेशा खुश रहो। यशिका जी पूजा को अपने पास ही बिठाती हैं और फिर पूजा से ढेर सारी बातें करने लगती हैं। यश के डैड अंकुश रघुवंशी जी कहते हैं, तो फिर कब सगाई की जाए? पूजा शॉक फ्लश्ड एक्सप्रेशन लिए यश को देखती है तो यश बस स्माइल करते हुए अपनी आई विंकिंग फेस कर देता है। पूजा शर्मा जाती है और अपने आप ही उसके चेहरे पर चमक के साथ साथ लाली भी आ जाती है। रघुबीर जी कहते हैं, बैंगलोर से पुणे काफी दूर हो जाएगा तो क्यों ना बच्चों की सगाई रायचंद मेंशन में ही की जाए, फिर शादी का बाद में डिसाइड कर लेंगे। कुमुदिनी जी भी कहती है, हाँ भैया बीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दोनों आज ही आए हैं, फिर बैंगलोर जाना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पूजा के नानू यानी कुमुदिनी जी के भैया जिनका नाम शरद गोयनका है, शरद जी कहते हैं, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे, मैं दीप और रिया दिया के पेरेंट्स को भी बुला लेता हूँ। कुमुदिनी जी खुश होते हुए कहती है, कितने सालों बाद इस घर में सब साथ होंगे। कुमुदिनी जी के चेहरे पर खुशी देखकर रघुबीर जी और युवान उन्हें ही देखने लगते हैं। विद्या भी कुमुदिनी जी के चेहरे पर खुशी देखकर स्माइल करती है। अब सब लोग थोड़ी देर सगाई के बारे में बात करने के बाद डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन यश पूजा को अपने साथ टेरेस पर लेकर चला जाता है।
यश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और वो पूजा को देखते हुए जा रहा था और पूजा भी मुस्कुराते हुए यश को ही देख रही थी। यश पूजा को लेकर जैसे टेरेस पर पहुंचता है उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है और शक्ल पर उसके 12 बज जाते हैं। पूजा भी सामने का नज़ारा देखकर जल्दी से यश से अपना हाथ छुड़ा लेती है। यश आंखें फाड़े सामने का नज़ारा देख रहा था, फ्लश्ड।